छत्तीसगढ़ सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में ये 3 साल पूरे हुए हैं। कई उपलब्धियां इस सरकार के नाम रही हैं। खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ मौजूद हैं और खास चर्चा उन्हीं से करेंगे। बहुत छोटे छोटे से सवाल हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। 3 साल के पहले 15 साल का संघर्ष, ये पूरा समय कैसे देखते हैं? देखिए, 15 साल के जो संघर्ष है, या छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखें तो छत्तीसगढ़ मूलतः कांग्रेसी मानसिकता का प्रदेश है। कांग्रेस कभी कमज़ोर नहीं रहा, लेकिन हमारी गलतियों के कारण से लगातार जब भी चुनाव आता था तो रमन सिंह के एक तरफ फोटो, दूसरी तरफ जोगी जी की फोटो, ये दोनों को फोटो दिखा के लोगों को वोट ले लेते थे। तो वो उसके बाद बहुत सारी और आंतरिक और बातें थी, लेकिन 5 साल जब मुझे अध्यक्ष का मौका मिला तो लगातार हमने ये आंतरिक लड़ाई छोड़ के संगठन को मजबूती प्रदान करने, और दूसरी बात यह है कि प्रदेश के जो तत्कालीन जो मुद्दे थे और जिस वर्ग के लिए था, उस सब को लेके हम लोगों ने लड़ाई लड़ी, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि हम 15 साल के सत्ता में रहे भारतीय जनता पार्टी 15 सीट में सिमट गया। तो ये मुख्य रूप से उस संघर्षों का और जो हमारे पूर्वजों ने जो छत्तीसगढ़ में जो काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए, उसका प्रतिफल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी नेहरू परिवार के प्रति अटूट विश्वास यहाँ की जनता की रही है। आपने कहा कि 5 साल जब आप प्रदेश अध्यक्ष रहे और आपने संगठन को मजबूत किया, उसका नतीजा था कि आप सरकार में आए। अब सरकार में आने के बाद 3 साल का कार्यकाल आप पूरे कर चुके हैं। जो वादे किए थे उस पर खरा उतर रहे हैं। लगातार जानकारी मिलती रहती है कि आपके इतने सारे वादे पूरे हो गए। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो करना बाकी है, या फिर योजनाओं की अगर बात करें तो इतनी सारी योजनाएं जो आप लेकर आए हैं, कैसे सोचा था कि क्रमबद्ध तरीके से इसको आगे बढ़ाना है? देखिए, बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जिसको हम वो ऑनगोइंग प्रोसेस में है, जिसको हम रोक नहीं सकते। धान खरीद पहले भी चल रहा था, लेकिन राजीव गांधी न्याय योजना हम लोगों ने लागू किया, जिसे पूरा करना है। गोधन न्याय योजना, जिसे आगे बढ़ाना है। जो लघु वनोपज की खरीदी तो केवल 7 होते थे, 52 करने के बाद वो भी समर्थन मूल्य में खरीदी करना, और उसके बाद उसके प्रोसेसिंग करना, वैल्यू एडिशन करना, तो वो अभी लगातार हमको करने होंगे। तो जो नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की योजना है, उसे भी हमको निरंतर जारी रखना होगा। और उसी प्रकार से बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे शिक्षा का स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल हमने शुरुआत की, अभी 172 स्कूल खोल लिए, उसको और बढ़ाना है, उसे और कैसे मजबूती करना है। हमारे जो हाट बाजार क्लिनिक की योजना है, वो भी पहली बार छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ, उसको भी निरंतरता बनाए रखना और उसमें उसको ताकत देने का काम। शहरी क्षेत्र में यहाँ भी एमएमयू संचालित है, उसको और कैसे लोगों तक पहुँचाएं, तो लगातार उसमें सुधार करने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये जो इसको एक कह सकते हैं कि इस योजना को हमेशा चलता रहे, ऐसी व्यवस्था करें और गुणवत्ता में लगातार सुधार हो। अभी जेनरिक मेडिसिन हमने शुरू किया, बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, लेकिन उसको हमको ग्राम पंचायत नगर पंचायत तक पहुंचाना है। उसको अभी शहर में भी लगातार मांग आ रही है। तो ऐसी व्यवस्था करें ताकि लोगों को सस्ते में दवाई मिल जाए। तो वो काम हम लोग लगातार कर रहे हैं, उसको और मजबूती देना है। तो इन कार्यक्रमों के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि छत्तीसगढ़ हमारे जो पुरखों ने जो सपना देखा था छत्तीसगढ़ के लिए, उसे साकार करना है। ये ख्याल कैसे आया कि एक जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, उनको रोजगार से जोड़ना है, हर व्यक्ति के पास पैसा पहुंचना चाहिए? ये प्लानिंग कैसे की थी और फिर उसको आगे कैसे बढ़ाया है? देखिए, एक तो पहली बात थी, राहुल गांधी जी यहाँ हम लोग जब भी चर्चा होते तो वो कहते थे कि सबको लगना चाहिए कि हमारी सरकार है, सभी वर्गों को। उसके लिए आपके पास कार्यक्रम होना चाहिए। दूसरी बात, आपने देखा कि न्याय योजना की बात उन्होंने कही थी। उस न्याय योजना के पीछे उद्देश्य क्या है कि आम लोगों के जेब में पैसा पहुंचना चाहिए।
और पैसा पहुंचाने के लिए आपको अनेक प्रकार के कार्यक्रम संचालित करने होंगे। और वही काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया कि हर वर्ग तक पैसा पहुंचे। शासन के खजाने का हिस्सा सबका है और वो सब तक पहुंचना चाहिए, तो वितरण करने का काम हमारा है और हमने वो किया। और उसी कारण से छत्तीसगढ़ में मंदी का कोई असर नहीं रहा, चाहे कोरोना की क्यों ना आए। एक पहला राज्य छत्तीसगढ़ जहाँ पर गोबर की खरीदी हो रही है, ये ख्याल कैसे आया और गोबर से जो इनकम है लोगों की कैसे बढ़े, ये इसकी प्लानिंग कब कर ली थी? देखिए, ये तो सालों साल की मेहनत है। जब देश में गाय के नाम से राजनीति हो रही थी और पशुपालन अनार्थिक हो गया था, लोग अपने पशु को घर में बांध के नहीं रख पा रहे थे, उसके पास जगह ही नहीं थी, तो सड़कों पे छोड़ना शुरू कर दिए। फिर हमारी खेती बर्बाद होने लगे। ऐसे समय में यदि खेत हमारे नहीं सुधरेंगे, संभलेंगे नहीं, हमारी फसलें सुरक्षित नहीं होगी, तो फिर हम लोगों को जीवन बहुत कठिन हो जाएगा, किसानों का, गांव का। शहर में भी आए दिन रोड एक्सीडेंट। तो इस सब चीज़ों को लगातार चिंतन मनन बहुत सारे साथियों से हम लोगों ने विचार विमर्श किया, तब जाके ये निष्कर्ष निकले कि गोबर खरीदा जाए। क्योंकि डेयरी में जो दूध उत्पादक जो मवेशी है, उसी पे पूरा लोड हो जाता है अनुत्पादक जानवरों के चारा का भी, उसके इलाज का भी, उसके रख रखाव का भी। तो इस कारण से डेयरी बड़ा नुकसानदायक है और इस पशुपालन नुकसानदायक हो रहा था और इस कारण से समस्याएं आ रही थी। तो यदि उसको डेयरी को, पशुपालन को यदि आर्थिक मतलब फायदेमंद बना दिया जाए तो हर कोई पशुपालन करना चाहेगा। तो उसका उद्देश्य क्या है, चाहे दूध उत्पादक हो चाहे अनुत्पादक हो, गोबर तो सभी मवेशी देते हैं, तो उसको गोबर खरीद लो। तो गोबर खरीदने के कारण से क्या हुआ कि जो जानवर हैं उसको घर में बांधना शुरू कर दिए, सुरक्षित रखना शुरू कर दिए, शहरों में भी और गाँव में भी। तो उसका परिणाम ये हुआ कि हमारी फसलें सुरक्षित हो गई, रोड एक्सीडेंट में कमी आई। तीसरी बात ये है कि अब सवाल ये है, गोबर खरीद लिया, उसको करेंगे क्या? तो वर्मी कंपोस्ट बनाए और गौठान हम लोगों ने गांव बनाए, अभी तक के 7,777 गौठान बना चुके हैं और 1.5 लाख एकड़ ज़मीन हमने आरक्षित कर ली, चाहे वो चारागाह के रूप में हो चाहे वो गौठान के रूप में। तो उसका फायदा ये कि जो अतिक्रमण हो रहे थे बिना किसी आपको ताकत के प्रयोग किए बिना आपने ज़मीन सुरक्षित कर ली, ये बड़ी उपलब्धि है किसी भी सरकार के लिए। और वहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाना शुरू कर दिए, गो कास्ट बनाना शुरू कर दिया। अब तो बिजली और पेंट भी का भी हमने MOU किया है। तो इससे रोजगार से भी जोड़ दिया। जो गोबर बेच रहे हैं वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उससे बहुत सारे स्व सहायता समूह 70,000 महिलाएं उससे जुड़ी है और उसे रोजगार प्राप्त कर रही हैं। तीसरा, आज DAP की कमी पूरे देश में, लोग लाइन लगाए हैं, झगड़े हो रहे हैं, थाने तक के मामला जा रहा है, लोगों के लाइन लगे लगे मौत भी हो गई, कुछ लोग फांसी भी लगा लिए। उत्तर प्रदेश में यही हुआ। लेकिन हमने हमारे यहाँ वर्मी कंपोस्ट बनाया, 8 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हमने किसानों के खेत में डाले, जिससे DAP की कमी पूर्ति हुई। दूसरे तरफ ये जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। तो एक काम से, एक गोबर खरीदी करने से हमने बहुत सारे लक्ष्य को साधा है। आपने कहा हम पेंट भी बनाएंगे गोबर से बिजली भी बनाएंगे। बिजली बनाने वाली जो प्लानिंग है वो कब तक इसको कंप्लीट कर लेंगे और कितना लाभ इसको छत्तीसगढ़ को आप देने की प्लानिंग में है? तो ग्रीन एनर्जी की सबसे ज़्यादा कीमत है, मुँहमांगी कीमत देने के लिए तैयार बैठे हैं। 2 अक्टूबर को हमने 3 गाँव में, बेमेतरा जिला में, दुर्ग जिला और रायपुर जिला के 3 गौठान में उसे चालू करके बताया दे, गोबर से हमने बिजली उत्पादन करके बताया। सवेरे लाइट जली, उसको पूरा वो ऑनलाइन मतलब सब देख भी रहे थे उसको, बिजली उत्पादन होते भी। प्रोजेक्टर भी हम लगाए थे बेमेतरा, वहाँ सब लोगों ने, हज़ारों लोगों ने देखा। तो अब उसको अब कमर्शियली जो करना है, तो उसमें लगातार अभी भाभा टेक्निकल रिसर्च सेंटर से हमारे अधिकारी और मेरे सलाहकार मिल के आए हैं, वो लोग भी आने वाले हैं। तो उसकी डिज़ाइन
मशीन की डिजाइन वगैरह हो जाए तो वो पोर्टेबल भी होगा। जहाँ ज़्यादा गोबर है वहाँ वो पूरा मशीन लगा देंगे, जहाँ कम गोबर हो रहा है तो वहाँ पोर्टेबल मशीन घूमती रहेगी छोटे हाथी में, और वहाँ उत्पादन किए फिर दूसरे गांव चला जाएगा, तीसरे गांव चला जाएगा, तो वो उसके खाते में जुड़ जाएगा उतना बिजली का पैसा, तो जो स्व सहायता समूह उसको फ़ायदा होगा उसको। आपने एनर्जी की बात करी है तो एनर्जी से एक ख्याल आ जाता है कि धान से एथेनॉल बनाने की प्लानिंग, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, उसके लिए बहुत पहले से आप मांग करते आ रहे हैं। केंद्र सरकार से आपने मांग की है, हालांकि अभी तक उसकी परमिशन नहीं मिली है, लेकिन ये विरोधाभास के बाद इतनी बड़ी योजना अटक कैसे जाती है? देखिए, एथेनॉल बनाने की मांग की और करीब 35 साल बीत गए, सारे लोग इसमें सहमत हैं। अब भारत सरकार, अब देखो 14 मेहनत किसान सड़कों पे थे, वो उनकी मांग क्या है? एमएसपी में धान खरीदी हो। भारत सरकार नहीं कर पा रही, गारंटी दे नहीं पा रही। हम ये कह रहे हैं कि एथेनॉल बनाना शुरू कर दो तो वो समर्थन मूल्य वैसे भी मिल जाएगा उनको, किसानों को दाम मिल जाएगा, नए प्लांट खुलेंगे तो लोगों को रोजगार मिल जाएगा, और एथेनॉल बनेगा तो भारत सरकार के जो क्रूड ऑयल खरीदने में जो फॉरेन करेंसी लगता है उसकी भी बचत हो जाएगी। तो जो आपने सलाह दी इसलिए नहीं मान रही है केंद्र सरकार की, और कोई कारण? अब ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, लेकिन मैं समझता हूँ यही कारण मुख्य है। तो आपने सारे तथ्यों के साथ बातचीत की एथेनॉल के बारे में। अब इस संबंध में आपको क्या लगता है कि परमिशन क्या इंतजार आप कर रहे हैं, या केंद्र सरकार ये सोच रही है कि हम इसको पूरे देश में लागू करेंगे, चूंकि एक कांग्रेसी मुख्यमंत्री ने ये सलाह दी इसलिए हम लागू नहीं करेंगे? नहीं, वो लागू जिस दिन भी करेगा तो प्रस्ताव तो मेरा है, पूरे देश जान गया है, आपके माध्यम से पूरे सब लोग जान रहे हैं, और मानेंगे तो अच्छी बात है, जितना जल्दी मान ले देश का भला होगा। किसानों से जुड़ा एक सवाल है कि आप किसान भी हैं, आप सरकार भी हैं, गोबर की योजनाएं लेके आए हैं, आप धान को लेकर कई तरह की योजनाएं हैं, मिलेट्स, वनोपज, ये सारी चीज़ें कैसे प्लानिंग में आई? देखिए, मुख्य रूप से बात यह है कि लोगों का आय कैसे बढ़े। अब लघु वनोपज से भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसी आदिवासी अंचलों में देखेंगे आप जहाँ सिंचाई की व्यवस्था कम है तो वहाँ कोदो कुटकी रागी बोते हैं, और उसके कोई समर्थन मूल्य देश में नहीं है। हमने समर्थन मूल्य घोषित कर दिया, और समर्थन मूल्य घोषित भी कर दिया और खरीदी की व्यवस्था भी, तो उससे अब कोदो कुटकी का रकबा भी बढ़ रहा है। तो भारत सरकार भी कहती है कि धान का रकबा कम होना चाहिए, और कोदो कुटकी का यदि हम रेट करते हैं तो निश्चित रूप से लोग उधर बढ़ेंगे, और उसका भी समर्थन मूल्य घोषित कर दे, उसको भी राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ मिलेगा। तो उस सबको योजना के दायरे में लाए तो निश्चित रूप से लगातार उसकी वृद्धि हो रही। उपलब्धियों की बात करें तो लगातार उपलब्धियों में है छत्तीसगढ़ प्रदेश, आपको भी कई अवार्ड मिल रहे हैं। वही केंद्र सरकार आपकी बातें नहीं मानती, आपसे मिलने से मना करती है, आपके पत्रों का जवाब नहीं देती, और वही केंद्र सरकार जो है सैकड़ों अवार्ड देने में लगी है। तो ये स्थिति थोड़ा सा समझ से परे है। देखिए, हम लोग पूरे शिद्दत के साथ सब काम करते हैं। लघु वनोपज में 11, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 11 पुरस्कार मिले, पंचायत में हमको पुरस्कार मिले, महिला बाल विकास में पुरस्कार मिले, अभी गृह विभाग को पुरस्कार मिला है, और नगरीय प्रशासन में तो हमको 67 पुरस्कार मिले। स्वच्छता प्रदेश के तीसरे बार पुरस्कार मिला हमको। तो सारे क्षेत्र में सभी विभागों हमारा काम अच्छा हो रहा है, इस कारण से पुरस्कार मिल रहा है। और हमारी योजना की तारीफ भी करते हैं, गोधन न्याय योजना का खूब तारीफ कर रहे हैं। तो जब तारीफ करें तो स्वीकार भी करना चाहिए। इथेनॉल का भी प्रस्ताव है, कोई देश के लिए नुकसानदायक तो है नहीं। दो छोटे से सवाल इसी से निकल आते हैं कि योजनाओं की सब तारीफ कर रहे हैं। एक समय था जब गुजरात मॉडल की चर्चा होती थी, आज पूरे देश में छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है। ये मॉडल कहाँ तक देख पा रहे हैं आप आगे? देखिए, गुजरात का मॉडल है वो उद्योगपतियों को कैसे ताकतवर बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि अमीर को और अमीर बनाया जाए और गरीब को और गरीब। छत्तीसगढ़ का मॉडल ये है कि ये समावेशी विकास का है, सबका विकास होना चाहिए, जिसमें चाहे वो मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे वनवासी हो, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, सबके लिए अवसर मिलना चाहिए। और ये अवसर छत्तीसगढ़ में मिला। लोगों की जेब में पैसा गया, क्रय शक्ति बढ़ी, व्यापार में चमक आई, रौनक रहा बाज़ारों में, और उसके कारण से उद्योग के पहिए घूमे। तो ये सबको साथ में लेकर चलने का जो मॉडल है वो छत्तीसगढ़ का, ये गांधी जी का सपना था, जिसको हम लोग लगातार उस दिशा में हम लोग चल रहे हैं। देश के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री का अवार्ड आप पा चुके हैं,
फिर उसके बाद कैबिनेट एक बैठक होती है विधायक दल की, जिसमें आप कहते हैं कि हम संभाग स्तर पर जाएंगे। ये आगे की प्लानिंग है 2023 की? बिल्कुल भाई, सामने वाली भारतीय जनता पार्टी तो पहले 6 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी है। हम लोग क्यों पीछे रहें? अब हम लोगों को फील्ड में उतरना पड़ेगा, चुनाव की तैयारी भी करनी पड़ेगी। आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब 2 साल बचे हैं, बहुत कम समय बचा है चुनाव के लिए। 2 सालों के लिए क्या क्या सोच के रखा है? क्योंकि अभी भी शहरी विकास तो हो रहे हैं, लेकिन कुछ ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंची हैं, कमी है वहां पे। उसके लिए क्या सोचा है और 2023 के पहले कितना कायाकल्प हो जाए? देखिए, मूलभूत के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सड़क बनाने 13,000 करोड़ की सड़क हम बनाने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो चाहे वो राजमार्ग की बात करें, चाहे जिला मार्ग की बात करें, चाहे पहुंच मार्ग की बात करें, सबको हम लोगों ने लिया है। स्कूल लगातार उसकी मजबूती देने का काम, स्वास्थ्य की मजबूती देने का काम लगातार हमारा हो रहा है। तो सभी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार है लगातार हमारे पैसे को रोकने का काम कर रही है। हमारे सेंट्रल एक्साइज का जो हिस्सा है वो नहीं दे रहे हैं, हमारा कोल कंपनसेशन का पैसा है वो नहीं दे रहे हैं। लगातार हम अड़ंगा लगाने का काम कर रही है। 2 सालों वाला सवाल था। 2 सालों में निश्चित रूप से ये जो सारे कार्यक्रम हैं उसकी पूर्णता देना और फिर जो पुरखे हैं उसके सपने साकार करना। सपनों को साकार करने की प्लानिंग है और आने वाले 2 सालों में बहुत कुछ सोच रखा है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आने वाले समय में आप ऐसे ही बेहतर काम करते जाएं। और आज के कार्यक्रम के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जी नमस्कार।